हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जो हमारा कार्बनिक रसायन का चैप्टर है। हमने रासायनिक अभिक्रियाएं जो अल्कोहल और फिनॉल की हैं वो स्टार्ट की थी। हमने पहले अल्कोहल और फिनॉल की अम्लता के बारे में हमारी जो पिछली क्लास है उसमें पढ़ा था, काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था और आपको अल्कोहल और फिनॉल की अम्लता के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, तो आज हम इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं उनके बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो ये दर्शाते हैं। जिसमें हमने पहले स्टार्ट किया था अम्लता, जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बंध के विदलन से हो रही थी रिएक्शंस। आज भी हम उसी तरह की रिएक्शंस करने वाले हैं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंध टूट रहा है। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं आज की जो रिएक्शन है हमारी। देखिए यहाँ पर आज की जो हमारी रिएक्शन है वो पहली रिएक्शन है एस्टरीकरण। क्या है? एस्टरीकरण मतलब क्या है कि जो अल्कोहल है या फिनॉल है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल या एनहाइड्राइड क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ हो सकता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल या एनहाइड्राइड या फिर यहाँ अम्ल हैलाइड से भी हम रिएक्शन कराकर क्या बना सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं। तो इन तीनों से हम एस्टर बनाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसकी रिएक्शन हमने कराई है इसके साथ अल्कोहल या फिनॉल के साथ। अल्कोहल या फिनॉल के साथ रिएक्शन कराई तो हमको ये मिला है एस्टर। ये क्या है? एस्टर है, जहाँ RCOOR डैश है, ये R डैश हमने यहाँ से लिया है। इस रिएक्शन में ख़ास बात ये है कि इस रिएक्शन में जो प्रोटॉन है वो एसिड से यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलना चाहिए था, लेकिन यहाँ से ये निकलता है, यानी कि अल्कोहल से H जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य का जो बंध है वो टूटता है। इसकी मैकेनिज्म हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पर ये अच्छे से दी हुई है मैकेनिज्म। तो यहाँ भी हम काफ़ी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक एसिड लेते हैं। यहाँ पर एक तनु एसिड लेते हैं, वो H2SO4 हो सकता है। H+ के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। H+ का मतलब होता है कोई भी अम्ल हमने लिया है जो कि H+ यहाँ पर प्रदान करता है। इसमें होता यही है कि सबसे पहले H+ आता है, वो इस यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके साथ जुड़ता है, पहले ये H+ और फिर वाटर का निकल जाता है, और फिर जो यहाँ पर कार्बोकेटायन बनता है वो इलेक्ट्रोफिलिक के रूप में अटैक करता है। इलेक्ट्रोफिलिक के रूप में कहाँ अटैक करता है? यहाँ पर अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पर, और बाद में फिर प्रोटॉन निकल जाएगा जो कि एसिड से निकला था। वो एक मैकेनिज्म है, हम बात करेंगे जैसा मैंने कहा नेक्स्ट चैप्टर में। फ़िलहाल हम यहाँ ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब ये रिएक्शन होती है तो ये जैसे हमने फिनॉल लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है यहाँ पर हमने लिया हुआ है फिनॉल। ये फिनॉल है, इस फिनॉल की रिएक्शन हमने कराई है, किसके साथ कराई है? ये एक एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड के साथ हमने रिएक्शन कराई है, तो हमको यहाँ पर एस्टर मिला है। क्या मिला है? ये एस्टर यहाँ पर मिल गया हमको। ठीक है, तो और वाटर इसके साथ निकलता है। अब क्या करना है हमको, ये वाटर यहाँ से निकालना है। क्या निकालना है? जल को निकालना पड़ता है इस रिएक्शन में ताकि रिएक्शन हो सके, है ना, ताकि रिएक्शन कंटिन्यू हो सके। क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है? ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगर आपने यहाँ से जल नहीं निकाला तो पुनः हमको अल्कोहल और यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल देखने को मिलेगा, क्योंकि हम एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बनाया भी है। इस यहाँ पर हमने फिनॉल के साथ देखा था, यहाँ पर हमने ये मेथेनॉल है, मेथेनॉल के हम साथ रिएक्शन देख रहे हैं, जहाँ पर भी यही हो रहा है कि H+ जो है प्रोटॉन की प्रेजेंस में या एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसके साथ रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर ये बन गया है एस्टर, ये एसिटो एस्टर है, और यहाँ पर ये क्या है? वाटर निकल गया है, और इस वाटर को हमको बार बार हटाना पड़ेगा ताकि रिएक्शन कंटिन्यूली हो सके, क्योंकि ये रिएक्शन उत्क्रमणीय है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएं, क्या इसके साथ रिएक्शन कराएं? एनहाइड्राइड। ये क्या है?
ये है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है, ये एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं सेम रिएक्शन होगी। यहाँ पर जो हमको कोई ना कोई एसिड लेना पड़ेगा जो हमको प्रोटॉन दे सके। सेम रिएक्शन होगी, ये प्रोटॉन फर्स्टली इसके साथ ऐड होगा और फिर वाटर का रिमूवेशन हो जाएगा यहाँ पर, मतलब वाटर निकल जाएगा, एक जल का अणु यहाँ से निकल जाएगा। फिर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो यहाँ पर अटैक करेगा और इस तरह से यहाँ पर देखो, इस तरह से इसका विलयन हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर से जो ये वाटर के स्थान पर ये बन जाता है, क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है जब ये अटैक करता है। तो जो H+ यहाँ से निकला था, जो उसको कौन ले लेता है, उसको ले लेता है यहाँ पर ये एस्टर का जो ये समूह है ये ले लेता है, जिससे बन जाता है ये RCOOH। यानी कि इससे हमको एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराने पर हमको एस्टर भी मिलता है और हमको क्या मिलता है, ये एस्टर, और साथ में हमको कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों मिलते हैं इस अभिक्रिया से, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये रिएक्शन हो जाती है। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अम्ल एनहाइड्राइड की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है। कौन सा एसिड लिया जाता है यहाँ पर, सांद्र H2SO4 लिया जाता है। देखिए, फिर हम अम्ल हैलाइड, ये क्या है, ये यहाँ पर है अम्ल हैलाइड, अम्ल हैलाइड। इस बार हम अल्कोहल या फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, अम्ल हैलाइड के साथ। अम्ल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं हम क्षार की प्रेजेंस में। कौन से, पिरीडीन एक क्षार है। क्या है ये, यहाँ पर ये पिरीडीन एक क्षार है जिसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं, ताकि जो ये अम्ल बन रहा है यहाँ पर HCl, इसको ये क्षार उदासीन कर सके। और जैसे ही उदासीन हो जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड या दाएं, अभिक्रिया के दाएं ओर बढ़ने लगेगी। अगर अभिक्रिया दाएं ओर बढ़ने लगेगी तो उत्पाद का निर्माण ज़्यादा होगा, मतलब एस्टर का निर्माण ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ मेथेनॉल लिया है और ये एक अम्ल हैलाइड है, पिरीडीन क्षार हमने लिया है और ये मिल गया हमको एक एस्टर, ठीक है। तो देखिए, अल्कोहल व फिनॉल की अभिक्रिया पिरीडीन क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है, क्योंकि अभिक्रिया में बनने वाले HCl को उदासीन किया जा सके। मतलब जो अभिक्रिया के दौरान हमको यहाँ ये HCl यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर जो HCl बना है वो अभिक्रिया में उदासीन हो सके, जिससे जो अभिक्रिया का साम्य है दाईं ओर विस्थापित हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट की ओर, इस ओर। यानी कि इस रिएक्शन में देखें, ये क्या है, अभिक्रिया का दायां भाग है और यहाँ पर अभिक्रिया का ये बायां भाग है। तो जो साम्य आप जानते हो परिवर्तन हो जाता है, एक अगर दोनों साइड इक्वल हो जाता है तो साम्य इक्वल को दर्शाता है, और अगर एक जगह मान लो जो अभिकारक है इनकी मात्रा ज़्यादा होती है तो साम्य जो होता है उत्पाद की ओर होता है, ठीक है। इसलिए हमको बार बार इसको उदासीन करना पड़ता है। दूसरा एक और रिएक्शन है जहाँ पर ये सैलिसिलिक एसिड है। कैसा एसिड है ये, यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। सैलिसिलिक अम्ल की जो अभिक्रिया है हमने कराई है एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ कराई है, यह है एसिटिक एनहाइड्राइड है, या एसिटिक एसिटो एनहाइड्राइड कह सकते हैं इसको, एनहाइड्राइड, ठीक है। एनहाइड्राइड के साथ किसकी प्रेजेंस में हो रही है, यहाँ पर भी हमको अम्ल लेना पड़ेगा, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर से जो एक एसिल समूह था वो इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पर ऐड करने पर एक तरह से एस्टर ही बना है। क्या बना है, ये एस्टर ही बना है। यहाँ पर इसको ऐड करने से एस्टर बनता है। तो यहाँ पर देखने के बारे बात यह है कि हमने एक एसिटिल समूह को यहाँ पर जोड़ दिया है इसमें। ये OH था फिनॉल का, और यहाँ पर हमने एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन अभी हमने कराई थी। एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन कराई थी तो हमने क्या बनाया था, ये एस्टर बनाया था। तो यहाँ एस्टर बन ही रहा है, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर ज़्यादा है, तो फिर एस्टर की जो औकात है वो इतनी नहीं होती। क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है क्रियात्मक समूह में। इसका नाम क्या है, एसिटिल
सैलिसिलिक अम्ल, इसे एस्प्रिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्प्रिन। तो एस्प्रिन आप जानते ही हो, सुना होगा एस्प्रिन के बारे में। तो इसे एस्प्रिन भी कहा जाता है और एग्ज़ाम में पूछी जाती रहती है कि एस्प्रिन बनाने की विधि लिखिए, एस्प्रिन को कौन से रिएक्शन से हम बना सकते हैं। बेसिकली अल्कोहल और फिनॉल में एसिटिल समूह, एसिटिल याद रखना, ये CH3C डबल बॉन्ड O है ना। अगर हम किसी में ये ग्रुप जोड़ रहे हैं तो हम उसका क्या करा रहे हैं? उसका एसिटिलीकरण करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? एसिटिलीकरण करा रहे हैं। ये ध्यान रखना, एग्ज़ाम में एसिटिलीकरण की अभिक्रिया पूछी जाती है। तो अगर हम किसी के साथ भी कराते हैं और इस ग्रुप को वहाँ ऐड कर देते हैं तो हम क्या कराते हैं? एसिटिलीकरण कराते हैं, क्योंकि इसका नाम है एसिटिल समूह। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐसी अभिक्रियाएँ देखी जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है या टूटता है। अब हमारे दूसरी टाइप की अभिक्रियाएँ आती हैं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का जो बंध है वो टूटता है। देखो इस तरह की जो अभिक्रियाएँ हैं, बेंजीन ये अभिक्रियाएँ बहुत कम दर्शाता है, या हम कह सकते हैं, सॉरी बेंजीन नहीं, फिनॉल होगा यहाँ पर, है ना। फिनॉल जो है वो ये अभिक्रियाएँ बहुत कम दर्शाता है, सिर्फ जस्ता चूर्ण या जिंक का जो चूर्ण है उसके साथ दर्शाएगा। हम देखेंगे वो रिएक्शन भी, लेकिन जनरली ये रिएक्शन फिनॉल नहीं दर्शाता है, लेकिन अल्कोहल खूब दर्शाते हैं। देखिए एक रिएक्शन है हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, है ना। देखिए हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया हम अल्कोहलों की देख चुके हैं हमारे हेलो एल्केन वाले चैप्टर में। वहाँ पर हमने इससे क्या बनाया था? एल्किल हैलाइड बनाया था। क्या बनाया था? एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन हमने वहाँ बनाया था। तो ये रिएक्शन हमारी जानी पहचानी है, या हम कह सकते हैं ये रिएक्शन हमारी रिपीट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने HX के यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई है अल्कोहल की। तो देखिए अल्कोहल की जब हम अभिक्रिया कराते हैं सांद्र HCl के साथ तो हमको ये एल्किल हैलाइड मिलता है, साथ में H2O मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है? ये रिएक्शन जो है प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल, इनमें विभेद करने या अंतर करने के लिए उपयोग में की जाती है। और इसके लिए क्या किया जाता है? एक लुकास अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? एक लुकास अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है, ताकि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में क्या किया जा सके? अंतर किया जा सके। इसी कारण इसको हम लुकास परीक्षण भी कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लुकास अभिकर्मक के द्वारा क्या किया जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल में अंतर किया जाता है, या इनको विभेद किया जाता है, या इनको अलग अलग करने के लिए इसका काम में लिया जाता है। अब देखो किस तरह से काम में लिया जाता है। यहाँ पर देखिए जो अल्कोहल है ये लुकास अभिकर्मक में विलय होते हैं। क्या होते हैं? ध्यान देना, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि जो अल्कोहल होते हैं वो लुकास अभिकर्मक में विलय होते हैं। और लुकास अभिकर्मक को ध्यान से इस पर अपनी आँखों में भर लीजिए। सांद्र HCl और ZnCl2, है ना, ये यहाँ पर यानी जिंक क्लोराइड, इन दोनों का साथ जो मिश्रण है वही क्या है? लुकास अभिकर्मक है। यहाँ पर HCl रिएक्शन में भाग लेता है, जबकि ZnCl2 उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इन दोनों का मिश्रण क्या है? लुकास अभिकर्मक है। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि लुकास अभिकर्मक कौन है निम्न में से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अल्कोहल हैं वो लुकास अभिकर्मक में विलय होते हैं, जबकि इन अल्कोहल से बनने वाले हैलाइड, इन अल्कोहल से बनने वाले जो हैलाइड हैं वो इसमें विलय नहीं होते हैं। मतलब ये घुल नहीं रहे तो ये दिखाई देंगे, है ना। ये दिखाई देंगे, कैसे दिखाई देंगे? ये धुंधलापन उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे? विलयन में धुंधलापन उत्पन्न करेंगे, क्योंकि ये तो विलय है नहीं। अब इससे हमको पता चल जाएगा कि जैसे हम लुकास अभिकर्मक डालेंगे तो अगर ये विलय अल्कोहल तो विलय होते हैं, लेकिन जैसे हमने रिएक्शन कराई तो एल्किल हैलाइड में बदलेंगे और वो धुंधलापन उत्पन्न हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन हो गई है ना। अब इसकी देखिए, इस रिएक्शन की हम क्रियाशीलता देखें तो यहाँ पर जो क्रियाशीलता है वो 3 डिग्री अल्कोहल सर्वाधिक दर्शाते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल उसके बाद कम, और सबसे कम दर्शाते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। इसका जो रीजन होता है वो कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे तो उसमें हमको इसका कार्बोकैटायन बनेगा, और वो कार्बोकैटायन क्या करता है? डिसाइड करता है, क्योंकि कार्बोकैटायन 3 डिग्री ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्योंकि 3 डिग्री सबसे सर्वाधिक क्रियाशील होगा तो उसके लिए हमको टेम्परेचर भी नहीं चाहिए और ना ही हमको ZnCl2 की आवश्यकता होती है। सिंपल जो सांद्र HCl है उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जैसे यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, इसको हम कह सकते हैं तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, क्लोराइड नहीं
एल्कोहल है, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल है ये, है ना। ये सामान्य नाम है, ये IUPAC नाम नहीं है। IUPAC नाम आपको पता है, आप अपने दिमाग में रखिए, नहीं आ रहा है तो कोशिश करें बनाने की, ठीक है। और ये आपके सामने है तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड। क्या है? तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये आसानी से बन जाता है, जिसका रीजन मैंने क्या बताया, कार्बोकेटाइन का बनना है। सबसे पहले यहाँ से जो H है यहाँ पर, ये क्या करेगा, इसका जो H है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, वाटर के रूप में निकलेगा। देन क्या होगा, जो Cl है उस जो यहाँ पर सेज में निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन पर Cl अटैक करेगा, उस तरह से रिएक्शन होगी ना। तो इस तरह से देखो एक वाटर बन रहा है, ये वाटर का मॉलिक्यूल रहा, तो कार्बोकेटाइन इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब सांद्र HCl के साथ तृतीयक ब्यूटिल या तृतीयक अल्कोहल क्रिया करते हैं तो हमको तुरंत अति शीघ्र रूप से क्या दिखाई देता है, तुरंत धुंधलापन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? तुरंत हमको धुंधलापन दिखाई देता है। जबकि जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, द्वितीयक अल्कोहल के साथ, जैसे यहाँ हमको दिख रहा है ये सेकेंडरी कार्बन है, तो ये क्या है, द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल। क्या है? द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल। क्या है? द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल है, ठीक है। ये हो गया। इसकी रिएक्शन जब हम सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र HCl, H2SO4 बार बार आता है, हाँ, सांद्र HCl के साथ कराते हैं तो हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पर क्या चाहिए, ZnCl2 चाहिए, मतलब हमको लुकास अभिकर्मक चाहिए। साथ में हमको थोड़ा देर के लिए रिएक्शन, इसको जो मिश्रण है इसको हमको हिलाना भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि तुरंत नहीं बनेगा, कुछ देर बाद क्या दिखाई देगा, हमको धुंधलापन दिखाई देगा ना। ये जो प्रोडक्ट बना है क्या है, सॉरी यहाँ पर भी हमने ब्यूटिल कैसे लिख दिया, यहाँ पर ये ब्यूटिल नहीं प्रोपिल होगा। आपको ध्यान है ना, मेरे से गलती हुई है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल है, जबकि जहाँ बनने वाला ये क्या है, यह है द्वितीयक प्रोपिल क्लोराइड। ये बन जाता है द्वितीयक प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। ये इस तरह से बन जाता है। तो यहाँ पर जो हमको धुंधलापन है वो कुछ देर बाद दिखाई देता है, धुंधलापन, धुंधलापन कुछ देर बाद हमको यहाँ दिखाई देता है। जबकि देखिए जब हम इसे प्राथमिक, ये क्या है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रोपिल अल्कोहल है और सिंपल है, या इसको हम कह सकते हैं प्रोपेनॉल, IUPAC नाम ले देते हैं इसके लिए, प्रोपेनॉल, ठीक है। प्रोपेनॉल की जो हम सांद्र HCl और ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ईजिली रिएक्शन नहीं होते, इसको हमको क्या करना पड़ता है, इसको हमको गर्म करना पड़ता है। यानी कि ये नॉर्मल जो हमारा रूम टेम्परेचर है, कमरे का ताप, उस पर अब अभिक्रिया नहीं करती, हमको थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके थोड़े समय बाद हमको क्या दिखाई देता है, धुंधलापन दिखाई देता है। और ये क्या है, यहाँ पर क्लोरोप्रोपेन है। क्या है? क्लोरोप्रोपेन है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लुकास अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो अल्कोहल है उसमें अंतर करते हैं। कैसे करते हैं, अगर तृतीयक अल्कोहल है तो बिना किसी प्रॉब्लम के तुरंत रिएक्शन होगी, तुरंत धुंधलापन दिखाई देगा। अगर द्वितीयक अल्कोहल है तो हमको थोड़ा सा उसको हिलाना पड़ेगा मिक्सचर को। उसके बाद अगर प्राथमिक अल्कोहल है तो हमको गर्म भी करना पड़ेगा, वो तुरंत नहीं आएगा धुंधलापन, उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है PCl3 के साथ, जो कि हम जानते हैं PCl3 या हम PBr3 भी यहाँ ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, दोनों के साथ ये रिएक्शन शो करता है। ये रिएक्शन हमारी देखी हुई है हेलोएल्केन वाले चैप्टर में हमने देखी है। इसी साथ रिएक्शन जब कराते हैं तो हमको 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं अल्कोहल के, और 3 मॉलिक्यूल ही बनते हैं हमारे एल्किल हैलाइड के। किसके बनते हैं? एल्किल हैलाइड के, ठीक है। एल्किल हैलाइड के क्या बनते हैं? 3 मॉलिक्यूल ही यहाँ बनते हैं। तो ये रिएक्शन नॉर्मल है, ये आपने पढ़ी हुई है, इसको ईजिली आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है, क्या नाम है? निर्जलन। निर्जलन मतलब जल का निकलना, जल का निकलना। क्या होगा कि अल्कोहल से जल निकलेगा और क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। अल्कोहल
एल्कोहलों का जो सांद्र H2SO4 या फिर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है वो लेते हैं, उसकी उपस्थिति में क्या होता है, ये अल्कोहल निर्जलित होकर एल्कीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्कीन। तो अगर हमको क्या करना है, एल्कीन बनाना है तो अल्कोहल को किसके साथ रखना पड़ेगा, सांद्र H2SO4 या सांद्र H3PO4। रिएक्शन इस तरह से हो रही है, हमको थोड़ा गर्म भी करना पड़ेगा और ये बन जाएगा एल्कीन। इसके एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं, जिससे जो मैकेनिज्म है उससे रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखते हैं। देखिए जो क्रियाविधि है उसमें पहला चरण सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोनित अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? प्रोटोनित अल्कोहल बनता है। और बनता कैसे? सबसे पहले ये है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, ये H+ और HSO4- आयनों में टूट जाता है। अब जो ये H+ है ये क्या करता है, इस पर अटैक करता है। किस पर अटैक करता है? अल्कोहल पर। अल्कोहल यहाँ पर किस तरह का काम करेगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में काम करेगा, है ना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में नहीं, ये नाभिक रागी, इसको नाभिक चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है। तो जैसे ही H+ को ग्रहण करेगा तो ग्रहण करने से क्या बन जाएगा, ये बन गया प्रोटोनित अल्कोहल, मतलब एक प्रोटोन इसने ग्रहण कर लिया है। ठीक है, और ये जो स्टेप होता है बहुत ही तीव्र स्टेप होता है, तुरंत ये काम हो जाता है। दूसरा चरण आता है, अब जैसे ही प्रोटोनित अल्कोहल है तो जो अल्कोहल की ऑक्सीजन है उससे ये प्लस आवेश, धन आवेश सहन नहीं किया जाता, उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम जानते हैं जो ऑक्सीजन है वो अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। वो नहीं चाहता, जो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन गए हैं, वो बड़ा दुखी हो गया है, और दुखी हो गया है तो वह क्या करेगा, जल्दी से जल्दी यहाँ पर से इस धनावेश को निकालना चाहेगा। और वो निकालता कैसे, यहाँ पर से वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है। और किसके रूप में भाग जाता है? वाटर के रूप में भाग जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसलिए ये पद कैसा होता है, धीमा पद होता है। और धीमा पद होने के कारण इसको हम वेग निर्धारक पद भी कहते हैं। हम जानते हैं रिएक्शन में जो पद धीमा होता है वही क्या होता है, वेग निर्धारक पद होता है। और जैसे ही यहाँ पर से ये H2O निकलता है तो क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन। क्या बन जाता है? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये बन गया कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्थायी नहीं हो सकता ज़्यादा समय तक, तो ये क्या करता है, ये जो कार्बोकैटायन है ये अपने इस CH3 के पास जो एक हाइड्रोजन है उसको कहता है भाई देख, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन की बहुत भारी भरकम कमी आ गई है। तो इस हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन देने में माहिर है, तो ये जो हाइड्रोजन तुमने बिठा रखा है इससे कहे कि ये अपना इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से निकल जाए। ठीक है, तो तीसरा जो चरण होता है उसमें क्या होता है कि प्रोटॉन का निष्कासन होता है। किसका निष्कासन होता है? प्रोटीन का। और बनता क्या है? एल्कीन। तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर चला जाता है कार्बन को। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ये इधर शिफ्ट कर देता है, और इलेक्ट्रॉन के यहाँ शिफ्ट हो जाने से इसका चार्ज ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ आ जाता है डबल बॉन्ड। और जैसे ही डबल बॉन्ड आता है क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है। ये क्या बन गया है यहाँ पर? एल्कीन बन जाता है। और जो इसने प्रोटॉन का निष्कासन किया तो यहाँ पर पहले से ही HSO4- बैठा था, उसने इससे प्रोटॉन लिया कि आ गया मेरा प्रोटॉन घूम घाम के, और जैसे ही प्रोटॉन आया वापस से सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। तो हमने सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पर लिया था, ये रहा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड को लिया था, उससे प्रोटॉन लिया था, उधार लिया था बस रिएक्शन कराने के लिए, और लास्ट में उसको लौटा दिया। ये हो गया खुश। ये क्या हो गया यहाँ पर? ये हो गया खुश। अब ये बिल्कुल हैप्पी है क्योंकि इसका प्रोटॉन गया था, ये खुश है। लेकिन यहाँ पर इसने दिया था तो इसको बड़ी टेंशन थी कि हम कमीने हैं, क्या हम ये प्रोटॉन लौटाएंगे नहीं लौटाएंगे, बड़ी टेंशन थी इसको, ये बहुत दुखी था यहाँ पर। लेकिन हमने इसको खुश कर दिया लास्ट में इसका प्रोटॉन देकर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं इस अभिक्रिया में बना है, कौन बना है? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन का स्थायित्व तो हम जानते हैं कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो सर्वाधिक स्थायी होता है, उसके बाद द्वितीयक और सबसे कम होता है तृतीयक। तो अल्कोहलों के जो निर्जलन का क्रम है वो भी यही रहने वाला है। 3 डिग्री सर्वाधिक निर्जलन दर्शाएंगे, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि हमने इस एथेनॉल का क्या कराया है, निर्जलीकरण कराया है, तो हमको देखो टेम्परेचर भी 443 केल्विन लेना पड़ा है। क्या लेना पड़ा है? 443 केल्विन, तब जाके कहीं हमने अल्कोहल से एल्कीन बनाया है।
लेकिन जब हमने इस सेकेंडरी अल्कोहल को देखा, जिसको हम कह सकते हैं प्रोपेन टू ऑल, ये क्या है, ये है प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। इसे जब प्रोपेन टू ऑल के साथ हमने रिएक्शन कराई तो देखो यहाँ पर हमने थोड़ा सा तो इसकी मात्रा का, ये फास्फोरिक अम्ल है और टेम्परेचर भी हमने थोड़ा सा कम कर दिया। टेम्परेचर कम होने के कम हुआ क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन है भैया, दो द्वितीयक अल्कोहल है तो कार्बोकेटाइन आ जाता है ना, वो ज़्यादा स्थायी हो जाता है। कम टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर घट गया है, रिएक्शन थोड़ी आराम से हो रही है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर जब हमने जैसे ही तृतीयक अल्कोहल लिया, जो कि यहाँ पर तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल है, क्या है, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल है, लेकिन अगर हम इसको नंबरिंग दे दें तो ये हो जाएगा 2 मैथिल, इस बार हम इसका IUPAC नाम देते हैं, ठीक है, 2 मैथिल प्रोपेन टू ऑल, क्या है, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल हो जाता है। इसकी रिएक्शन का तो यहाँ पर देखो 358, जहाँ पर द्वितीयक अल्कोहल में भी हमको 440 दिख रहा था, वहाँ 300, लगभग हम कह सकते हैं 82 हमको डिफरेंस दिखा है केल्विन के लिए, है ना, टेम्परेचर दिखा है। और यहाँ पर इस तरह से बन जाता है एल्कीन। ये एल्कीन का नाम क्या हो जाएगा भाई? इस एल्कीन का नाम हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो ये हो जाएगा, इसको 1 नंबर दे देते हैं, ठीक है, बात कुछ ठीक है, सही है ना। तो इसको नंबर दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मैथिल प्रोपीन, क्योंकि पहले कार्बन में तो उसको इग्नोर कर देते हैं नंबर को। इस तरह से रिएक्शन हो जाती है, तो यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से रिएक्शन पूरी होती है। तो आज हमने काफ़ी सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं अल्कोहल के लिए, स्पेशली अल्कोहल का हमने ऑक्सीकरण हमारा रह रहा है। ऑक्सीकरण की रिएक्शन करने के बाद फिनॉल की बहुत सारी रिएक्शन हमारा वेट कर रही हैं बहुत ही बेसब्री से, जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास से पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।